हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम क्लास 9 से हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है क्लास 9 से जिसमें हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में कवर करने वाले हैं। सिविक्स की बुक से हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल लाइफ से, जिसमें हमने अपने 2 चैप्टर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में देखा। अभी हमारे पास हमारा 3rd चैप्टर आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। तो जब हमने डेमोक्रेसी का टॉपिक देखा था तो उसमें हमने डेमोक्रेटिक कंट्री की एक मेन फीचर भी देखी थी, जिसमें इलेक्शन के बारे में बताया हुआ था कि इलेक्शन जो होंगे वो फ्री और फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं। तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होते हैं, तो वही बातें हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चैप्टर में। ओके, इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन देखा उसमें हमने देखा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ, कितना टाइम लगा, किस किस ने अपना रोल उसमें प्ले किया था, प्रीमेबल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या वहाँ के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। तो इस बारे में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये बात बताई गई है, जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होंगे। तो उसी के बारे में कि फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, तो उसको हम अपने इस चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंक्लूड करेंगे। तो एक बार ओवरव्यू में देख लेते हैं हम कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव सीन दैट इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल और नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल ऑफ गवर्न थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। पहले जो डेमोक्रेसी थी उसमें क्या होता था, डेमोक्रेसी का मतलब ये हमें नहीं पता, लेकिन आज प्रेजेंट में अगर हम देखें पहले क्या होता था, कैसे गवर्न की जाती थी कंट्री, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होनी चाहिए ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज प्रेजेंट में पहले डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती थी वहाँ पर लोग क्या करते थे, डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नमेंट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। पहले लोग इलेक्टेड नहीं होते थे, जो गवर्नमेंट होती थी उसमें इलेक्टेड पर्सन नहीं होते थे, उसमें बस ओनली जिनके पास पावर होती थी उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट में इंक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन एक डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसी मानी जाती है उसमें ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होगी जिसमें इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जिस पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो गवर्नमेंट में एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेगा। और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है। We begin by understanding why election are necessary and useful in a democracy। तो एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है और क्यों यूज़फुल है इसके बारे में देखेंगे। We try to understand how electoral competition among parties serves the people। ये भी देखेंगे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टी में वो कैसे होता है, वो लोगों पर क्या इफेक्ट डालता है। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे बनेगा। द बेसिक आइडिया हेयर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन और एक नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिफरेंस है।
The rest of the chapter try to assess election in India in the light of the yardstick. We take a look at each stage of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result. इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे हेल्ड होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग बाउंड्रीज जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है, वहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं, इसके बारे में देखेंगे. एट ईच स्टेज वी आस्क दैट व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. क्या चाहते हैं और क्या होता है अलग अलग स्टेज पर. Toward the end of the chapter, we turn to an assessment of whether election in India are free and fair. और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं क्या वो फ्री और फेयर इलेक्शन है या नहीं. Here we also examine the role of election commission in ensuring free and fair election. और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का वो कैसे अपना रोल प्ले करता है एक फ्री और फेयर इलेक्शन को कराने में. तो ये सब हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे. तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वाई इलेक्शंस. जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो क्यों होते हैं. द पीपल्स वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से अनहैप्पी होते हैं. तो इलेक्शन क्यों होते हैं. द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. तो यहाँ पर हमें एक केस स्टडी दे रखी है कि हरियाणा में जो 1987 में स्टेट इलेक्शन हुए, स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो उसकी एक केस स्टडी दे रखी है. और इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पूरे इस चैप्टर के बारे में, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन पॉलिटिक्स के बारे में. तो केस स्टडी है हमारे पास. हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए 1987 में. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982. और जो स्टेट था उसके ऊपर कौन रूल कर रहा था, कौन सी पार्टी वहाँ पर गवर्नमेंट बना रही थी, कांग्रेस पार्टी. 1982 से चौधरी देवीलाल देन एन ओपोजिशन लीडर. जो चौधरी देवीलाल थे वो एक ओपोजिशन लीडर थे. लीड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. वो एक मूवमेंट को लीड कर रहे थे जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी लोकदल. और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई. हिज पार्टी जॉइंड अदर ओपोजिशन पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. और हमेशा उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट रहे वो. इन इलेक्शन कंपेनिंग देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वोन. जब इलेक्शन कंपेनिंग चल रही थी तो पहले प्रचार करते हैं ना कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले, जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो ये बता देता है कि इस दिन इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या जो कैंडिडेट होते हैं वो कंपेनिंग करना, अपना प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं. तो जब प्रचार हो रहा था तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन. तो क्या करती है कि जो फार्मर है उनको लोन दिए जाएंगे, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको भी लोन दिए जाएंगे. ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. और उन्होंने प्रोमिस किया कि जैसे ही उनकी पार्टी जीतेगी इलेक्शन में तो ये सबसे पहला एक्शन होगा गवर्नमेंट में आने के बाद. द पीपल वाज अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. और जो लोग थे वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी जो पहले से वहाँ पर गवर्नमेंट में काम कर रही थी, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी. दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रोमिस. और जो चौधरी देवीलाल ने उनको प्रोमिस किया उससे वो अट्रैक्ट भी थी. सो व्हेन इलेक्शन वाज हेल्ड, तो जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड
over overwhelmingly in favor of लोकदल and its allies। और उसके बाद क्या किया कि उन्होंने मोस्टली लोगों ने जो लोकदल मतलब जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी लोकदल और उसकी जो अलाइज थी उसके जो फ्रेंड्स पार्टी थी उनको ही वोट किया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट इन द स्टेट असेंबली। और सब जब लोगों ने वोट दिया तो लोकदल जो पार्टी थी और उसके जो पार्टनर थे उन्होंने 90 में से 76 90 में से 76 सीट जो स्टेट असेंबली थी उनको जीता। लोकदल अलोंग वोन 60 सीट। लोकदल जो पार्टी थी उसने अकेले ने 60 सीटें जीती एंड दस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। और उसकी वजह से उन्हें असेंबली में एक क्लियर मेजोरिटी मिल गई, बहुमत मिल गया। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट। कांग्रेस को ओनली 5 सीटें मिली। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गया था द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। जो पहले से चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसने रिजाइन किया। द न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज दियर लीडर। फिर उसके बाद जैसे ही पुराने चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से हट गए उसके बाद जो नए मेंबर आए थे जो एमएलए थे उन्होंने अपनी पार्टी के जो रूलिंग पार्टी थी लोकदल उसके लीडर को सिलेक्ट किया। और उनका लीडर कौन था? चौधरी देवीलाल। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद गवर्नर ने चौधरी देवीलाल को क्या बना दिया? स्टेट का नया चीफ मिनिस्टर बना दिया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके 3 दिन के बाद ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। चौधरी देवीलाल क्या बन गए थे? चीफ मिनिस्टर बन गए थे हरियाणा के। एज सून एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशू ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर लेबरर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद उनकी गवर्नमेंट आ गई और उनकी गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया जिसकी वजह से जो छोटे फार्मर थे, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे या जो छोटे बिजनेसमैन थे उनको लोन दिया गया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर। 4 साल तक उस पार्टी ने रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ 1991 में बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। और लेकिन 1991 में जो इलेक्शन हुए उस टाइम उसकी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाई। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन। दोबारा से कांग्रेस जीती एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा किसके बारे में? वाई इलेक्शन, कि इलेक्शन क्यों होते हैं। तो इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन उनके फेवर में काम कर रहा है और कौन उनके फेवर में काम नहीं कर रहा। जो फेवर में काम करेगा, जो लोगों के लिए अच्छे से काम करेगा वही गवर्नमेंट में आएगा। अदरवाइज किसी और पर्सन को गवर्नमेंट में आने नहीं दिया जाता क्योंकि लोग उसके लिए वोट नहीं करते। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वही गवर्नमेंट बनाएगा, वही रूलिंग में भी आएगा। तो इलेक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लीडर उनकी है, जिन लोगों को उन्होंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है वो उनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन तब होंगे तो उनको बदल दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें सबसे मेन बात होती है कि वहाँ पर हमेशा रेगुलरली इलेक्शन होंगे। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव।
100 से भी ज़्यादा कंट्री ऐसी है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन हमें ये भी पता है कि अलग अलग कंट्रीज में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन फिर भी हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। लेट्स ट्राई टू इमेज ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो देखो हम सोचते हैं कि ट्राई करते हैं, इमेजिन करते हैं कि बिना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्शन नहीं होगी तो सभी लोग अपने आप में गवर्नमेंट में होंगे, सभी अपने आप में रूलर में होंगे, वो सब एक साथ बैठेंगे और वो सब अपने एक साथ डिसीजन लेंगे। अब मान लो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अब पूरी कंट्री के लोग एक साथ बैठ के एक साथ डिसीजन ले पाए, क्या ये पॉसिबल है कि पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं सभी एक जगह बैठ के और एक ही डिसीजन ले, क्या ये पॉसिबल है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। और इसलिए ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सभी एक जगह बैठेंगे फिर डिसीजन लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम और नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर। और इसके अलावा लोगों के पास ना तो इतना टाइम है और ना उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो सभी मैटर पर डिसीजन ले सके। देयरफॉर इज मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रो दियर रिप्रेजेंटेटिव। और इसी के लिए लोग क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रूल करते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं कि हमारे में से हमें ये लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, तो उसी को ही हम उसको वोट देके उसको जिता देंगे और वो फिर एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वर्क करेगा। तो सभी लोग तो आपस में बैठकर डिस्कशन करेंगे तो तब तो कोई डिसीजन होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डिस्कशन किस पर चल रहा है, उस पर डिसीजन क्या लेना है, उसकी फील्ड क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट में जाके और हमारे लिए डिसीजन लेते हैं सभी लोगों के लिए। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। क्या कोई ऐसी और फॉर्म है जिसमें हम विदाउट इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके, सिलेक्ट कर सके। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। चलो हम ये सोचते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को हमने अगर इलेक्शन नहीं होने तो दूसरा मेथड वहाँ पर हमने ये अडॉप्ट कर लिया कि उनकी एज और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने उनको सिलेक्ट करना है। वन ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एजुकेशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टीज इन डिसाइडिंग ऑन who इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। तो क्या हमें ये पता चलेगा कि लोगों में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको है या सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजोल्व दिस डिफ़िकल्टी क्लियरली। सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। अगर मान लो लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं कि कौन किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, तो वहाँ पर हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी। क्या हम उस जगह को एक डेमोक्रेसी बोल पाएंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक दियर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। How do we ensure that these representative rule as per the wishes of the people।
तो जो लोगों को जिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट तो कर दिया, तो क्या वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर पाएंगे? तो जितना भी जैसा लोग चाहते हैं, क्या उसी विशेष के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंटेटिव काम कर पाएंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डू नॉट लाइक डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव? तो जिन लोगों ने, जैसे मान लो कि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि लोगों ने ये बोला होगा कि नहीं, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको रिप्रेजेंटेटिव मत बनाओ। तो अगर उन लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, तो वो क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा? दिस रिक्वायर इज मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज दैम इफ दे विश टू डू सो। तो इसलिए हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है जहाँ पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज कर सके, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर उनको लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उसने अच्छे से काम नहीं किया है, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन बोलते हैं। Therefore, election are considered essential in our time for any representative democracy। और इस बिहाफ पर हम ये मान सकते हैं कि हर डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये था हमारा वाई डू वी नीड ए इलेक्शन। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइस। एक इलेक्शन में वोटर्स के पास काफ़ी चॉइस होती है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उनको बना सकते हैं जो उनके लिए लॉज बनाए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वे उस पर्सन को चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाएंगे और डिसीजन लेंगे। दे कैन चूज द पार्टी whose policies will guide the government and laws making। वो एक ऐसी पार्टी को भी चूज कर सकते हैं जो पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट के लिए, उनको गाइड करेगी और लॉज भी बनाएगी। तो ये हमारे पास आता है व्हाई डू वी नीड ए इलेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो ये हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए कौन कौन सी बातें होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पार्ट इंक्लूड करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट वाई इलेक्शन के बारे में देखा कि इलेक्शन क्यों होने चाहिए। उसमें हमने हरियाणा स्टेट का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ उसका एग्जाम्पल लिया। उसके बाद हमने देखा वाई डू वी नीड ए इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उन सब के बारे में हमने अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और साथ में इलेक्शन के टॉपिक से आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो वाई इलेक्शन के बारे में आपको लिखना है। जो ये पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, द गवर्नर इनवाइट कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर इफ ही इज इम्प्रेस्ड बाय द स्पीच। थर्ड, पीपल आर अनहैप्पी with every ruling party and vote against it in the next election. Fourth, the party that win the election form the government. Fifth, the election can lead the economic development in the state of in the country। तो इन सब काम के लिए, ये सब पॉलिसीज, ये सब एक्शन के लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये आपका मेन टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने दो पार्ट, वाई इलेक्शन और वाई डू वी नीड ए इलेक्शन के बारे में रीड आउट किया, पढ़ा। आई होप ये टॉपिक आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और साथ में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू।